सोशल मीडिया बैन को लेकर के नेपाल में आरंभ हुआ एक आंदोलन इतना हिंसक हो जाता है, भीड़ का तांडव देखने को मिला, बड़े स्तर पर आगजनी देखने को मिली। आज जो भी नेपाल में हुआ वो अपने आप में काले अध्याय के बराबर है। नेपाल की स्थिति इस समय बहुत खराब है। नेपाल में हिंसा अपने चरम पर है। जितनी भी सरकारी इमारतें काठमांडू में हैं, सब में आग लगा दी गई है। वहां की जो पार्लियामेंट है, वहां के जो सरकारी आवास हैं, प्रधानमंत्री का आवास है, और जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन सबको निशाना बनाया गया है। और नेपाल की स्थिति यह हो चुकी है इस समय कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसी भी खबरें आ रही कि राष्ट्रपति भी अपना पद छोड़ सकते हैं, या बहुत जगह पे खबरें ऐसी चल रही हैं, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। हिंसा इतने चरम पे चली गई है कि पूर्व प्रधानमंत्री को वहां पर मारा जाता है पब्लिक में, उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता है। इसको जितनी निंदा की जा सके वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। इतने चरम पर चीजें चली गई हैं। वहां के मंत्रियों को जिस तरीके से पब्लिक ने जो उनकी स्थिति की है, तो अभी नेपाल जल रहा है। नेपाल में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है। ये वही नेपाल है जो अभी तक बिल्कुल शांत था, लेकिन अब इस नेपाल की स्थिति ऐसी बना दी गई है जिसको समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या करें। सब कुछ बेकाबू हो चुका है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं, इससे और स्पष्टता होगी। ये जनता का सैलाब है। जनरेशन जेड या जेनजी के द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया गया, लेकिन अब यह आंदोलन केवल और केवल सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं है। इसमें मुद्दों का विस्तार हो चुका है। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ यह आंदोलन बदल चुका है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ यह आंदोलन अब बड़ा हिंसक हो चुका है। बड़े स्तर पे हिंसा चरम पे फैल चुकी है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था झालानाथ खनाल। उनकी पत्नी थी राजलक्ष्मी चित्रकार। ये पूरी की पूरी भीड़ जब हिंसक होती है तो जो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, अभी मैं कई प्रधानमंत्रियों के नाम लूंगा जिनको निशाना बनाया गया, उनके घरों पे घुस जाती है। बहुत सारे यहाँ के जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उन पे आग लगा दी जाती है। प्रधानमंत्रियों के घरों पे भी आग लगा दी जाती है, और आग लगाने के कारण से पूर्व प्रधानमंत्री जी की पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार की मौत हो गई। देखिए, हिंसा का कोई भी रूप हो वो गलत ही है। हिंसा माध्यम नहीं है किसी भी चीज को संभालने का। भारत में हमारे देश की जो नीति है, शांतिपूर्वक विरोध तक ठीक है, लेकिन आग लगाने तक, इतने बड़े स्तर की हिंसा करने तक, ये हालात हमने अभी देखे हैं। ये कोई पुराने हालात नहीं है। आप बांग्लादेश की हाल देख लीजिए, अभी यही हुआ बांग्लादेश में। आप इससे पहले श्रीलंका को देख लीजिए, श्रीलंका में भी यही हुआ। इससे पहले आप पाकिस्तान में देख लीजिए, जो बलूचिस्तान में जिस तरीके का वहां पे संघर्ष चालू हुआ, जो संग्राम चालू हुआ, ये सिविल वार जैसे हालात में आपको बता रहा हूं। म्यांमार में आए दिन होता है। इससे पहले हमने ये चीज अफगानिस्तान में देखी थी। तो भारत का जितना भी पड़ोस है वो इन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहा है। आज का दिन नेपाल में जो भी हुआ है वो अपने आप में, और पुलिस ने भी कम, मतलब यहाँ की जो पुलिस है, नेपाल पुलिस है, इसके द्वारा भी जनता पे इतना बड़े स्तर पे दमन किया गया। जब इस तरीके के आंदोलन होते हैं, इनको एक मंच मिलना चाहिए। जब दमन करेंगे, सरकार के दमनात्मक रवैये का प्रतिशोध था ये, और इसके कारण से वो स्थिति बन गई नेपाल की, जो स्थिति शायद सपने में नहीं सोची गई थी। तो प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के घर पे आग लगा दी है ना, और बड़े स्तर पे यहाँ पे लोग हताहत हुए हैं। सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, सरकारी आवास, जहां प्रधानमंत्री के घरों पर हमले हो गए, उस स्थिति को आप समझ सकते हैं कि अब काठमांडू जल रहा है पूरी तरीके से, हमारा पड़ोस जल रहा है। और एक प्रधानमंत्री जो नेपाल के पहले थे, जिनका नाम है शेर बहादुर देउबा, उन पर भी जानलेवा हमला किया गया। उनकी पत्नी को भी जिंदा जलाने की कोशिश की गई। अभी जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। राष्ट्रपति जो यहाँ के हैं उनके द्वारा जो ये हिंसक भीड़ है, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ का कोई लीडर नहीं होता है, लेकिन उन्होंने प्रयास किया है संवाद स्थापित करने का, कि संवाद स्थापित किया जाए, बातचीत करके इस मुद्दे को चीजें। अभी देखिए, सोशल मीडिया बैन जो था वो वापस ले लिया गया था सरकार के द्वारा।
सरकार ने एक तो आनन फानन में ऐसे कदम उठाती हैं सरकारें जहां पर जो बड़े इंपैक्ट है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया बैन का वर्तमान में मतलब है सीधा सीधा लोकतंत्र का गला घोटना। आज के टाइम पे देखा जाए तो लोकतंत्र के पास, जनता के पास माध्यम ही सोशल मीडिया है। और नेपाल में मैं आपको बताऊं पिछले काफी लंबे समय से ये एक लंबा आक्रोश आज देखने को मिला हमें। लंबे समय से वहां पर चिंगारी सुलग रही थी युवाओं के मन में, क्योंकि जो वहां पे भ्रष्टाचार की हालात है। अभी मैं पिछले कुछ समय पहले नेपाल गया था, तो वहां पे जितने आम लोगों से मेरी बातचीत हुई, सबने सरकार के बारे में जो बताया, संभवतः वो दिन आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि सबके मन में एक आक्रोश था कि सरकार भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। और आज पूरा मुद्दा हमें भ्रष्ट ही देखने को मिल रहा है, भ्रष्टाचार ही इसका सबसे बड़ा मामला है। तो अभी वैसे जब से केपी शर्मा ओली जी जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया है, वैसे ही मतलब थोड़ा सा माहौल अभी शांत हुआ है। संभवतः राष्ट्रपति संवाद स्थापित करके माहौल को सही कर पाएंगे, लेकिन यह हमारे पड़ोस का मामला है। भारत सरकार के द्वारा भी इसमें प्रतिक्रिया अपनी जारी की गई और भारत सरकार ने कहा कि हिंसा को किसी भी तरीके से जो है स्वीकारा नहीं जाएगा, चाहे वह आम नागरिक के साथ हिंसा हो रही हो या वहां पर सरकारी कर्मचारी को लेकर के। और सेना के द्वारा भी लगातार कंटिन्यूअस वहां पे कमांड संभाली गई है। राजधानी काठमांडू और उसके आसपास के इलाकों में जो झड़पें हो रही हैं, लगातार हिंसक झड़पें चल रही हैं, लगभग अभी तक यदि आप देखें ऑन रिकॉर्ड यदि बात करें तो 25 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लगभग हजारों लोग यहां पर घायल हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगाई है, प्रदर्शनकारियों ने केपी शर्मा ओली के घर पे आग लगाई है, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के घर पे आग लगाई है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, ठीक है, अभी यही पद पर है ना। गृह मंत्री के निजी आवासों पर जो है आग लगाई है, यहां तक कि जो वित्त मंत्री उनको सड़कों पर पकड़कर पीटा गया है। लगातार निजी आवासों पर हमले किए गए। एक हिल्टन होटल है वहां पे काठमांडू में, बड़ा मेन जगह पे अवस्थित है, थामिल के पास ये हिल्टन हो, जहां राज दरबार है, जहां पे राजा का आवास था। पहले आपको पता है राजा वीरेंद्र थे, उनकी हत्या कर दी गई, बहुत ही लोकप्रिय राजा थे। और वर्तमान में जो है अब चूंकि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था वहां पे स्टैब्लिशमेंट हो चुकी है, तो जो राज दरबार वहीं पे होटल हिल्टन है ना, होटल हिल्टन पे भी आग लगा दी गई है। तो लगातार तोड़फोड़, लगातार आगजनी, और युवाओं ने शेर बहादुर देवबा के घर पे आग लगा दी। यहां तक जो मैंने आपको जितने भी नाम अभी गिनाए हैं, प्रधानमंत्रियों को टारगेट किया गया, बड़े बड़े पदों को टारगेट किया गया, पुलिस को टारगेट किया गया, ठीक है। वित्त मंत्री जो वहां के थे जिनका नाम था विष्णु पौडेल, उनको काठमांडू के घर में उनके घर पे दौड़ा दौड़ा करके मारा गया। सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस वायरल हैं, अभी आप देख पा रहे होंगे। प्रदर्शनकारी उनको लात मार रहे हैं, सीने पर घूंसे मार रहे हैं। थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं पे लोकतंत्र को भीड़तंत्र में दिखा रहा है। यहाँ का लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, सरकारी आवासों पे, सरकारी कर्मचारियों पे, सरकार के ऊपर जो जनता का गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये आप देख पा रहे हैं पीछे जो ये धुआं उठ रहा है, ये पूरा नेपाल को धुआं धुआं कर चुका है। काठमांडू में ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग है जिसपे आग लगाई गई है। तो कंडीशंस खराब हो चुकी हैं, ठीक है। झालानाथ खनाल जो है पहले राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री के पद पे थे, उनकी पत्नी को आगजनी हुई और वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो लगातार हिंसक विरोध, संसद भवन जलाया गया, पीएम ओली के निजी आवास को जला दिया गया, राष्ट्रपति भवन पे आग लगा दी गई, जो गृह मंत्री हैं उनके निजी आवास में आग लगा दी गई, शेर बहादुर देवबा के घर में आग लगा दी गई, उनकी पत्नी को घर में घुस करके पीटा गया, वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, नेपाली कांग्रेस पार्टी जो आपकी है उसके कार्यालय में, उसके ऑफिस में, उसके जितने भी लीडर्स हैं उनके घरों पर आग लगा दी गई। यानी क्या पक्ष क्या सत्ता पक्ष, सब पे आगजनी हुई है। केपी शर्मा ओली अब प्रधानमंत्री नहीं है, सुरक्षित जो है अभी उन्हें सुरक्षित स्थान पे भेज दिया गया है सेना ने। संसद भवन पे जनता का कब्जा हो चुका है और आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें ये बयां करती हैं कि अब पूरी तरीके से नेपाल संसद में लूटपाट का दृश्य बना हुआ है। लोग जो पा रहे हैं वो चोरी कर रहे हैं। ये हालात हमने बांग्लादेश में देखे थे, ये हालात हमने श्रीलंका में देखे थे। मुद्दा यहाँ पे, ये मुद्दा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा पड़ोस है और भारत का पड़ोस ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर कैसे चीजें होगा। अब यह आंदोलन हुआ कैसे, क्या कारण रहा कि युवा आंदोलन में आ गए? 7 कारण है मूल रूप से। पहला कारण है सोशल मीडिया बैन। सरकार ने जो अभी हाल ही में आनन फानन में
फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इससे युवा देखिए बहुत सारे लोगों के रोजगार का माध्यम भी ये बना हुआ था। बहुत सारे युवा जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे एक्टिव थे, उनकी कमाई पर भी असर पड़ा। तो ये रोजगार, वैसे भी नेपाल में लोग पलायन के लिए मजबूर हैं, भारत में बहुत बड़ी संख्या में आते हैं या अन्य देशों में जाते हैं, तो वहां पे अब जो रोजगार का साधन बन चुका था, आज के टाइम पे सोशल मीडिया रोजगार का बहुत बड़ा साधन है, उस साधन को आपने खत्म कर दिया। साथ ही जो है अभी पिछले 4 साल में 3 बड़े घोटाले हुए हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े घोटाले, और सामने भी आए। एक आपका गिरी बंधु भूमि स्वैप घोटाला 2020-21 में घोटाला हुआ था, और लगभग 54,600 करोड़ रुपए का घोटाला निकल के आया। दूसरा ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला 2023 में हुआ 13,600 करोड़ का, और इसके अलावा 2024 में एक कोऑपरेटिव घोटाला हुआ लगभग 69,600 करोड़ का। यानी आप देख रहे हैं लगातार कंटिन्यूअस ये बड़े बड़े घोटालों ने भी जनता में आक्रोश भर दिया। पहला कारण सोशल मीडिया बैन, दूसरा कारण आपका बड़े बड़े भ्रष्टाचार से जुड़े हुए घोटाले, तीसरा कारण जो नेपाल में पिछले 5 साल में 3 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 3 प्रधानमंत्री, शेर बहादुर देउबा थे पहले, फिर पुष्प कमल दहल बने आपके प्रचंड जिनको हम बोलते हैं, और ओपी शर्मा, केपी शर्मा ओली वर्तमान में थे। इसके अलावा बेरोजगारी चरम पे है, असमानता चरम पे है, बेरोजगारी दर लगभग 10% से ऊपर है, और यहां पर इतनी बड़ी आबादी, भूखमरी के बड़ी बड़ी संख्या में लोग पलायन के लिए है। विदेशी दबाव बहुत बना रहता है अमेरिका में, चाइना का दबाव, अमेरिका का दबाव। अभी बीच में आपको पता है ये पूरा जो इतने सारे ऐप आपके जो है बैन हुए, लेकिन टिकटॉक चल रहा था वहां पे, चाइना का प्रेशर है, क्योंकि भारत से लगातार अभी जो तनाव का माहौल चल रहा है, भारत और नेपाल के बहुत अच्छे संबंध है, रोटी बेटी का रिश्ता है, लेकिन जो वहां की गवर्नमेंट है, केपी शर्मा ओली है, वो चीन के प्रभाव में हमेशा रहे। और अभी लिपुलेख को लेकर के अभी जो नया नक्शा जारी करते हैं, हर बार भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को विवादित दिखाता है नेपाल, काला पानी, लिपुलेख, है ना। तो अभी लिपुलेख विवाद, चीन से नजदीकी, लगातार भारत से रिश्ते बिगड़ रहे थे, आर्थिक दबाव, युवाओं के बेचैनी। देखिए मैं स्वयं नेपाल गया हूं, और नेपाल के लोगों में भारत के प्रति बहुत सम्मान है, बहुत रिस्पेक्ट है, वो भारत को अपना देश समझते हैं। वो चाइना वाले लोगों को मानते ही नहीं है, कुछ चीन को स्वीकारते ही नहीं है, चीन को पूरी तरीके से दूरी बना के रखते हैं। लेकिन जो वहां की सरकार है, मात्र फंडिंग के लिए या उनकी जो विचारधारात्मक सोच है, उससे नेपाल को जबरदस्ती वो चाइना के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इन सब कारणों से कहीं ना कहीं पे जनता में आक्रोश पैदा होता है। इसके अलावा भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, यहां पे जितने भी नेता हैं नेपाल में, उनके चाहे रिश्तेदारों को देख लीजिए, सब बड़े बड़े पदों पर रिश्तेदार बैठे हुए हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, आम जनता दूसरों के यहां पे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े महंगे महंगे ब्रांड यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे नेपाल में भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा है, और सोशल मीडिया बैन जो मुद्दा हुआ, ये तत्कालिक कारण बना, और इस कारण ने जो है वो हवा दे दी लोगों को। राजशाही झंडा लेकर के लोग निकल आए। लोग वहां पर राजा के प्रति आज भी कृतज्ञ हैं। लोगों का कहना था कि जब मैंने बहुत सारे लोगों से बात की लगातार इस पूरे मामले में, क्योंकि जब मैं गया था, देखिए मैंने भारत के प्रति उनकी सोच क्या है ये समझने का प्रयास किया। बहुत सारे लोगों से मैं मिला वहां पे, और हर तरीके के क्लास से मिला। तो भारत के प्रति सबकी बहुत सम्मानजनक सोच है, क्योंकि ज्यादातर लोग भारत पे ही रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, और वहां की जो लोकल सरकार है उसके प्रति सबको पता कि मन में ये बहुत भ्रष्ट है। और वो आज जो है यहाँ पे जो हालात हमें देखने को मिल रहे हैं, नेपाल की जनता जो इतने बड़ी संख्या में आक्रोशित हुई है, और ये सिर्फ और सिर्फ जेनजी का आंदोलन नहीं है, जेनजी के अलावा भी यहाँ पर बड़े स्तर पर लोग सड़कों पर हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। और ये सारे के सारे युवा वर्ग के साथ साथ यहाँ पे जो उच्च क्लास के लोग हैं, निम्न क्लास के लोग हैं, जिनकी आयु वर्ग भी, हर एक आयु वर्ग के लोग अब रोड पे आ चुके हैं। तो ये स्थिति बन चुकी है, और सोशल मीडिया बैन से जो ये हालात बने हैं ये बहुत गंभीर है। भारत सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से देखे, और उस पर सरकार हमारी काम भी कर रही है, क्योंकि भारत की बहुत लंबी बॉर्डर जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मामला है। नेपाल जल रहा है वर्तमान में, नेपाल में हालत बहुत खराब है, नेपाल में सब धुआं धुआं हो चुका है, नेपाल की स्थिति बहुत खराब है। तो ये जो भी हालात बने हैं, इन हालातों के लिए वहां की सरकार का भ्रष्टाचार, वहां के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा था, वो सब जिम्मेदार है। और जब जनता हुंकार भरती है,
तब ये परिस्थितियां होती हैं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ ये अपने आप में चिंतनीय है, इस पे चिंता व्यक्त की जानी चाहिए और इसकी पूर्ण निंदा, घोर निंदा की जानी चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा सही नहीं है। भारत को अब इस समय बहुत ही हमें सचेत होकर के रहना, हमारा पूरा पड़ोस डिस्टर्ब चल रहा है, नेपाल डिस्टर्ब चल रहा है, बांग्लादेश डिस्टर्ब चल रहा है, श्रीलंका डिस्टर्ब चल रहा है, मालदीव डिस्टर्ब चल रहा है, मालदीव की हालत भी खराब है, पाकिस्तान तो डिस्टर्ब है ही है। पड़ोस पूरी तरीके से चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं, जहां पे कोई ना कोई अराजक स्थिति है, यदि भूटान को छोड़ दे बस। अफगानिस्तान की हालत देख लीजिए, म्यांमार की हालत देख लीजिए, श्रीलंका की हालत देख लीजिए, सबकी यही स्थिति है। और नेपाल थोड़ा ठीक ठाक चल रहा था, नेपाल की हालत भी आप देख लीजिए। तो अब यहां पे देखिए अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनता है, इस मुद्दे से लेकर के यदि कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है, चूंकि हमारे पड़ोस की घटना है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नेपाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे में ये घटना का घटना ये अपने आप में बहुत ही चिंतनीय है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, लेकिन उसका फेलियर देखने को मिल रहा है। वैसे भी नेपाल में हम लगातार एक स्थिर सरकार, स्थिर गवर्नमेंट, स्थिर नीतियां देखने को नहीं पाए हैं। तो ये जो कुछ भी हुआ है ये अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय है। तो आप सभी लोग इसमें अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइए और आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके लिए इस तरीके के सेशन लगातार लेते हुए चलूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।